आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप सबका प्रोग्राम में ख़ास मुलाकात। और आज की ये मुलाकात इस वजह से भी ख़ास है कि आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है वो बिल्कुल भी मोहताज तारुफ़ नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बदले हैं और जो फ़ैसला 5 अगस्त को लिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये शख्सियत टेलीविज़न पर कम ही नज़र आई, क्योंकि बेशतर वक्त इनका हाउस डिटेंशन के अंदर गुजरा है। लेकिन मेरे ख्याल से आज पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और आज की शख्सियत और मेहमान से मेरी मुराद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से हैं। उमर साहब, आपका ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। इब्तिदाहन सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 5 अगस्त के दिन जो एक बड़ा फ़ैसला जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ लिया गया और उसके बाद जो हालात है वो अब हक़ाइक़ में बदल गए हैं, तो उमर साहब की नज़र में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है या कोई ऐसी यकीन या कोई उम्मीद बची है जिससे आपको लग रहा है कि कोई अंडू का ऑप्शन है उस 5 अगस्त के फ़ैसले का? देखिए, अंडू का ऑप्शन हमें नज़र आया अदालत के रास्ते। हम लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसका अंडू किया जा सकता है, क्योंकि मरकज़ के तरफ से मुझे पिछले साल 5 अगस्त और इस साल 4 अगस्त के दरमियान कोई ऐसा इशारा देखने को नहीं मिला जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ जी, वो अंडू करने पे बात करने के लिए राज़ी हैं। और इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि सबसे बेहतर रास्ता अगर है इंसाफ हासिल करने के लिए और पिछले साल 5 अगस्त के फ़ैसले को अंडू करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि हमारा स्टैंड यही है कि 5 अगस्त को जो हुआ सरासर गैर कानूनी है। यहाँ के लोगों के साथ धोखा, तो चलिए धोखा एक अलग चीज़ है, लेकिन शायद अगर हम सिर्फ ये जाके अदालत में कहते हैं कि लोगों के साथ धोखा हुआ है तो उस पे हमें कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को, और जो बाकी पटिशनर्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तंजीमों के तरफ से, हमारी सबकी यही बात रही है कि जो हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है। गवर्नर साहब को सबसे पहले तो असेंबली के इख्तियारात नहीं हैं और उसके बाद असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स नहीं हैं। यहाँ पे तो गवर्नर साहब ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर दिए हैं और कहा है कि क्योंकि असेंबली नहीं है, मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानता हूँ और इन पावर्स के ज़रिए मैं जो है 370 को पूरी तरह से खोखला करता हूँ, जो कि हम पूरी तरह से गैर कानूनी मानते हैं। उमर साहब, जैसा कि आप इसे गैर कानूनी, गैर इखलाकी, इवन कि आप इसे गैर आईनी भी तस्वर करते हैं, और अगर आपके स्टैंड में इतनी मजबूती है, 1 साल बीत गया है, क्या वजह है कि आज तक ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर स्टे भी नहीं दिया है? ऑनरेबल कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम स्टे नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि इस पे हालांकि स्टे हम देंगे नहीं, लेकिन हमारे पास पूरे इख्तियारात हैं कि हम घड़ी को वापस पीछे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा या कि हमारी पिटिशन में कोई दम नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाने दीजिए, और अगर उनको हमारी बात सही वो सही मानते हैं हमारी बात, तो वो घड़ी को वापस लेने में कोई हिचकिचाहट जो है महसूस नहीं करेंगे। चूँकि एक इंटरव्यू आपका रिसेंटली आया जिसमें आपने प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर बात कही है कि आप ज़्यादा उसमें यकीन नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर पर जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, और आपका मानना है कि आज के वक्त में इस पर प्रोटेस्ट करना शायद मुनासिब भी नहीं होगा, जायज़ भी नहीं होगा। तो क्या आप का ये भी तस्वुर था, ये भी आप कहना चाहते थे कि अगर ठीक उसी वक्त यानी साल 2019 में 5 अगस्त को ही लोग सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते तो शायद बात बन जाती? कुछ नहीं बदलता। काश अगर मुझे ये लगता कि हाँ जी, पिछले साल 5 अगस्त में अगर एहतजाज हुआ होता तो शायद ये फ़ैसला मरकज़ जो है ये अपना फ़ैसला बदल देती। मुझे नहीं लगता है जनाब। मुझे लगता है मरकज़ ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की थी कि यहाँ पे जो भी लोगों का रिएक्शन होगा उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन फ़ैसला वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। नहीं तो वो फ़ैसला लेते क्यों? वो जानते थे कि यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए तो इतनी भारी तादाद में उन्होंने फोर्सेस भेजे। रातों रात उन्होंने हज़ारों की तादाद में पैरामिलिट्री की कंपनियाँ भेजीं,
उन्होंने रातों रात यहाँ पे, अगर उनको ये डर नहीं होता कि लोग बाहर आके एहतजाज करने वाले हैं, यहाँ से यात्री क्यों निकाले गए? ये पहली मर्तबा है कि अमरनाथ यात्रा को वक्त से पहले रोक दिया गया। यहाँ से रातों रात टूरिस्टों को होटलों से निकाल के भगाया गया, सरकारी बसों में बिठा के उनको लखनपुर क्रॉस कराया गया। तो इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि मरकज़ और यहाँ के हमारे जो हुक्मरान हैं वो पूरी तरह से तैयार थे कि यहाँ पे हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, और उसके बावजूद उन्होंने ये फ़ैसला लिया। तो कोई अगर ये कहे कि उस वक्त एहतजाज होता तो शायद मरकज़ ये फ़ैसला नहीं लेती या अपना फ़ैसला बदल देती, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मरकज़ उसके लिए तैयार था। 370 या जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन, जहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है कि इसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस, उनके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर इसको अंडू करने का कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ कोर्ट है। जो डेमोक्रेटिक पेज हैं कहीं ना कहीं उन पर क्या वो भरोसा उठ गया, या कि फिर कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते? प्रोसेस नहीं तो इसमें हिस्सा लिया। ये अकेले किसी एक वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं था या अकेले किसी एक मिनिस्टर का फ़ैसला नहीं था, इसके पीछे पूरी पार्लियामेंट ने अपना ज़ोर लगाया। बेशक कुछ पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन मेजॉरिटी से इसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया। तो हम क्या उसी पार्लियामेंट से उम्मीद करें कि वो अंडू करेंगे? जिस पार्लियामेंट ने 1 साल पहले इसको पास किया, क्या बदला जनाब कि वो पार्लियामेंट 1 साल के बाद इसको अंडू करेगी? इनका कोई इरादा नहीं है अंडू करने का। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, अब ये लड़ाई हमने दिल्ली के खिलाफ नहीं लड़नी है। दिल्ली को तो पता है कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, वो जानते हैं कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये फैसला हमारे ऊपर ठोसा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको अगर अंडू करने का कोई तरीका है, कोई ज़रिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है। बेशक इसमें वक्त लगेगा हमें, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, आधे रास्ते नहीं छोड़ेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को आप जम्मू कश्मीर में कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि आप जैसे रीजनल पार्टीज़ हैं, लोगों के सामने जाना है तो लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। लगातार पिछले साल 5 अगस्त के बाद मैंने बहुत इस पे सोचा है कि 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला जो है उसका असर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे क्या होगा, कितनी सियासी स्पेस रहेगी मेन स्ट्रीम तंजीमों के लिए। और अभी तो मेरे पास इसका जवाब है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये कोरोना का डर उठेगा और मेरे जो बाकी साथी इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं वो बाहर आना शुरू करेंगे और हम अपने साथियों से जो है मुलाकात कर पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई कितना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्पेस का जो है इरोजन हुआ है। उमर साहब, जब से आप रिहा हो गए हैं और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन भी हमने नहीं देखा कि आप नेशनल लेवल पर जो नेशनल हुकअप की पार्टीज़ हैं या उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उनको एंगेज करने के लिए, ताकि वो जम्मू कश्मीर की का दर्द या एस्पिरेशंस जम्मू कश्मीर की समझे, उस हवाले से आपकी कोई पहल भी नज़र नहीं आई? जो हमारा दर्द समझते हैं उनको मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद भी वो हमारे दुख दर्द में, हमारे गम में शामिल हुए। चाहे वो तमिलनाडु के हमारे डीएमके पार्टी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस में कुछ सीनियर लीडर जिनमें मैं सबसे ज़्यादा चिदम्बरम साहब को गिनता हूँ, और भी कुछ लीडरों ने वक्तन फ़वक्तन हमारे हक़ में बात की। उनको वो मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि कब मैं निकलूँगा, कब मैं उनसे बात करूँगा, फिर वो हमारे दुख दर्द में शामिल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना मतलब हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। हैं कुछ दोस्त, लेकिन इतने भी नहीं हैं जितना हम उम्मीद कर रहे थे। बाकी रही सिविल सोसाइटी की बात, सिविल सोसाइटी से तो हमारी बात रहती ही है। सिविल सोसाइटी से हमारा तालमेल जो है वो बरकरार है, और वक्तन फ़वक्तन उनकी बातें भी आ जाती हैं, चाहे यहाँ के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या पिछले दिनों एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने 5 अगस्त 2019 के हवाले से अपना रिपोर्ट जो है जारी किया, तो वो भी अपने काम में बिल्कुल लगे हुए हैं। रिसेंटली आपका एक ट्वीट भी आया जिसमें आपने कहा कि आप यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने इस पर तनकीद भी काफ़ी किया कि उमर साहब ने ठीक तरह से इसकी वजाहत नहीं की कि क्या वो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर साहब आज ही ऐलान करते हैं कि जम्मू कश्मीर को माइनस स्पेशल स्टेटस करके सिर्फ स्टेटहुड दिया जाता है, तो उमर साहब ने ये वजाहत नहीं की कि क्या वो स्टेटहुड में फिर इलेक्शन लड़ेंगे या उनकी जमात इलेक्शन लड़ेगी? तो अब जमात के लिए मैं बात कर नहीं सकता हूँ,
मैंने अपने लिए बात की और मैंने ये कहा कि जो मैं जम्मू कश्मीर रियासत का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं यहाँ के यूटी के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको और कोई काम नहीं है। 2019 5 अगस्त के बाद तो वो खामोश हुए, उनके कलम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब ही हो गए। आज अचानक उनको दोबारा अपनी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। उन लोगों ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया, लोगों को ये तासुर दिया कि कहीं पे मैंने ये कहा कि बस मुझे सिर्फ स्टेटहुड चाहिए, बाकी 370 और खसूसी पोजीशन पे मैं अब मानने के लिए तैयार हूं कि ये वापस नहीं आएगा। और ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है। मैं बार बार मैंने हर इंटरव्यू में ये बात दोहराई है कि हम ये लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको हम पूरी तरह से रिवर्स करना चाहते हैं। इसमें डोमिसाइल की बात भी आ जाएगी, इसमें डिलिमिटेशन की बात भी आ जाएगी, इसमें तमाम वो मरकज़ी कानून जो यहाँ पे हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनकी बात आ जाएगी, और सीधी सी बात है इसमें स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी की भी बात आ जाएगी। तो मतलब इसमें एक कंडीशन ये है कि आप तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ना मुकम्मल स्टेटहुड विद जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर वो बहाल हो जाए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। वो यूटी में तो आपने बताया, लेकिन अगर स्टेटहुड मिलता है तो उसमें क्या आप राजी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? ये अगर मगर फिलहाल कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, सीधी सादी जनता है, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। अगर कि खुदा ना खास्ता कोर्ट ने हमारी स्पेशल स्टेटस को दोबारा बहाल नहीं किया तो मेरा इलेक्शन लड़ना क्या, मुझे नहीं लगता है यहाँ मेन स्ट्रीम के लिए जगह रहेगी। यहाँ तो वही लोग होंगे जो दिल्ली की वाहवाह करने के लिए तैयार होंगे, जिनमें मैं अपने आप को शामिल नहीं करता हूँ। लेकिन ये वही अगर मगर वाली बात हो गई ना। आप ये मतलब मान के चल रहे हो कि अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें अगर इंसाफ मिलने का ज़रा सा भी मतलब ये हम उम्मीद रखते हैं तो हम अदालत से उम्मीद रखते हैं। उमर साहब, गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था 4 अगस्त की शाम, जिसमें आप भी खुद शामिल थे, और उसके बाद जो वहाँ से अलामिया डॉक्टर फारूक साहब ने फिर जारी किया, तो उसकी रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस क्या आज आप समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या आप ये भी समझते हैं कि सभी पार्टीज़ को एक साथ इसके लिए चलना होगा और एक यूनानिमस एजेंडा बनाना होगा? अब गुपकार डिक्लेरेशन की रेलेवेंस कम नहीं हुई, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ हद तक बढ़ गया है, क्योंकि जो मरकज़ ने किया उस डिक्लेरेशन के बाद उसके ख़िलाफ़ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम पार्टियों ने सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन के तहत अपना काम किया। अगर ये हुआ होता तो शायद तमाम पार्टियां जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किए वो एक साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कुछ पार्टियां जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किया वो सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं, और बाकी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग गए हैं। आपका इशारा पीडीपी से? मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है ना। लोग जानते हैं कौन सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए गए हैं और कौन नहीं गए हैं, और मैं किसी की नुक्ताचीनी भी नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने वजूहात हो सकते हैं, शायद उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो किसी और ज़रिए से 370 को वापस लाने की बात कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इंसाफ मिलने का कोई रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है, और अभी भी हमारा भरोसा उस सुप्रीम कोर्ट पे है। लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम पार्टियां मिलें और एक आवाज़ में उस चीज़ के लिए बात करें। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर ये ब्रीच रहा, इस तरह की अलग अलग आइडियोलॉजी लेकर कोई कोर्ट जाता है, कोई कोर्ट नहीं जाता है, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है, तो फिर ये इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती है या कम नहीं होती? ना, मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है बैठ के हम बात करेंगे तो ये तय होगा कि हम सब मिलके एक ही पिटीशन को सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये फैसला होगा कि